कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ आप लोगों से। चूँकि आज संडे है लेकिन हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं रहेगी। लगभग कोशिश यही करेंगे कि छुट्टी एक भी ना रखी जाए, है ना। कोशिश ये रहेगी कि छुट्टी ना रखी जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हो सकता है मार्च में ही पेपर करा दिए जाएँ, ऐसा एक्सपेक्टेड किया जाता है। ऐसा आशा रखी जाती है कि हो सकता है कि मार्च में पेपर करा लिए जाएँ। तो हम लोग सोच के रखते हैं, बाकी पता नहीं मार्च में होंगे या फरवरी में होंगे या अप्रैल में होंगे, कब पेपर होते बोर्ड के, इसका कुछ पता नहीं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए, ये 12th के जो वर्ड मीनिंग चल रहे थे पहले चैप्टर से। कौन सा पहला चैप्टर था, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगल विथा बास्केट। इसको किसने लिखा था, बोलिएगा अपने घर पर, किसने लिखा था? विलियम सी डगलस ने। मैंने आपसे बताया था कि ये जो रटते हैं आप लोग चैप्टर का नाम और उसको किसने लिखा, ऑथर का नाम, तो वो सब रटने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैं इतनी बार बोल दूँगा कि अपने आप आपको याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार वर्ड मीनिंग भी मैं आपको सिखाते चलूँगा, जिसकी वजह से आपका पहला बेनिफिट तो इंग्लिश स्पीकिंग हो जाए। दूसरा बेनिफिट, अगर पैराग्राफ आता है इस चैप्टर से, मान लीजिए पैराग्राफ आया, तो अगर आपको इस वर्ड मीनिंग पता होंगी तब उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको पहचान में नहीं आ रहा, आपको रटना नहीं पड़ेगा पैराग्राफ, डायरेक्टली आप बता देंगे कि ये तो उस चैप्टर की मीनिंग्स हैं जहाँ पर मैंने याद की थी। अगर विथ अ बास्केट वाले चैप्टर की मीनिंग है, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये चैप्टर, ये जो पैराग्राफ है किस चैप्टर से लिया गया है, अगर विथ अ बास्केट से लिया गया है। और इसके ऑथर कौन है? विलियम सी डगलस, जो कि आपको याद हो चुका होगा अब तक, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, क्योंकि याद भी हो जाना चाहिए। इतना कमज़ोर कोई भी नहीं होता है कि एक चीज़ को 3 बार, 4, 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार रिपीट करने में भी ना याद हो, तो उसको फिर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को 10 बार रिवाइज करने पर भी नहीं याद हो रहा है तुरंत, तो फिर वो तो पढ़ाई के लायक है ही नहीं, क्योंकि अब वो पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसा कुछ कर नहीं सकता। हालांकि कहा नहीं जा सकता, कर भी सकता है, आगे मेहनत करके चला जाए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं माइंड बहुत कमज़ोर है। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हालांकि मैं क्या बता रहा था, हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर आपको वर्ड मीनिंग याद रहेंगी तो आप, पहला फ़ायदा, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। दूसरा फ़ायदा, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आएगी। तीसरा फ़ायदा कि आपके पास एक पैराग्राफ जैसे ही आएगा आप समझ जाएंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। चौथी बात, जहाँ अगले, अब ग्रामर चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे, जब ग्रामर हम लोग पढ़ेंगे या जब मैं पढ़ाऊँगा आप लोग पढ़ेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर एक टॉपिक आता है सिनोनिम और एंटोनिम्स का। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये चैप्टर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। जब आप सिनोनिम और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे, अगर यहाँ से याद किए रहे होंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, महसूस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक बढ़िया सा चैप्टर है। टोटल 6 नंबर का आता है, सिनोनिम और एंटोनिम दोनों लेकर। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद होगा। देख लीजिए कितना फ़ायदेमंद है ये वर्ड मीनिंग का चैप्टर। लोग क्या करते हैं, इतना कठिन चैप्टर होता है ये वर्ड मीनिंग का जो पोर्शन होता है बहुत टफ होता है, तो इसको लोग क्या कर देते हैं, इसको तुरंत ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, स्किप करते हैं, आगे भागते हैं, स्किप करते हैं, आगे भागते हैं। वर्ड मीनिंग पे कोई जल्दी से रुकता ही नहीं। जल्दी से कोई भी बालक, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट इस पर नहीं रुकता है। इस पर काम करने से क्या होता है, घबराता है। लेकिन आपको उस भीड़ से अलग होना है। तो जो लोग उस काम को नहीं कर रहे हैं वो आपको करना होगा, तभी तो आप भीड़ से अलग होंगे। सभी लोग फावड़ा चला रहे हैं, तो अगर आप फावड़ा नहीं चलाएंगे, आप उनसे फावड़ा चलवाएंगे, तभी तो आप अलग होंगे। बात समझ में आई? तो आपको अलग करना है। उस, जैसे मैंने कि बताया था कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। चलिए, ज़्यादा कम बातें करते हैं, आगे सेशन शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, ये क्लास 12th का है, क्लास 12th का पहला चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट। पहला चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय विलियम सी
डगलस के द्वारा लिखा गया है। और ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है जर्नी। ट्रैक का मतलब होता है क्या, जर्नी। और जर्नी का मतलब आप लोग अच्छे से समझते होंगे, क्या होता है, यात्रा करना, यात्रा करना, है ना। जैसे मान लीजिए आपको याद कैसे रख सकते हैं, इस ट्रैक को कैसे याद करें। आप ट्रक जानते होंगे, क्या जानते हैं, ट्रक जानते हैं ना, 6 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का, और ये कहते हैं ना चक्का, पहिए को। तो वही आपको याद रखना है, क्या, 14 चक्का, 18 चक्का, ट्रक। ट्रक से याद रखना है। ट्रक क्या करता है, यात्रा करता है। ट्रक क्या खड़ा रहता है एक जगह, नहीं, नॉर्मली तो खड़ा नहीं रहता है वो क्या करता है, लगातार चलता रहता है, यात्रा करता रहता है। तो आपको याद रखना है ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या होता है, जर्नी करना, यात्रा करना। ठीक है, आगे देखते हैं लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है आपको, ये क्या किया गया है, ये किया गया है आपका, इसको प्लूरल बनाया गया है, इसको प्लूरल बनाया गया है। लोकस्ट मतलब होता है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, इंसेक्ट मतलब जानते हैं क्या होता है, कीड़े मकोड़े। क्या, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े। तो लोकस्ट, और ये लोकस्ट हो जाएगा तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। जैसे मैं कहूँ गर्ल मतलब एक लड़की, गर्ल्स मतलब बहुत सारी लड़कियाँ। तो सिंगुलर और प्लूरल आप जानते होंगे ना। तो वही ये सिंगुलर था, ये नाउन है। तो नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का नाम होता है, या थिंग का नाम होता है, या किसी प्लेस का नाम होता है, वही तो होता है ना। तो वही चीज़ है कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो लोकस्ट मतलब होता है कीड़ा, और लोकस्ट मतलब होता है बहुत सारे कीड़े। तो यहाँ हो जाएगा इंसेक्ट। क्या हो जाएगा, इंसेक्ट। यहाँ लगा दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, इंसेक्ट। अब प्रोमिजिंग मतलब क्या होता है, प्रोमिजिंग मतलब होता है होपफुल। क्या होता है, होपफुल मतलब क्या होता है, आशावादी होना। जैसे आप होपफुल हैं किसी चीज़ के लिए, आशा रखते हैं कि आप टॉप करेंगे, आप ऐसी आशा रखते हैं कि आप टॉप करेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप आशा रखते हैं कि आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे। तो इसका मतलब है यू आर प्रोमिजिंग टू टॉप इन द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन। आप आशा रखते हैं कि आप यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे। यही है बस प्रोमिजिंग। जैसे मैं मीनिंग याद करने के लिए बता रहा हूँ ना सर, ऐसा कोई बताता नहीं है मैडम। जहाँ भी आप देखिएगा, कोई भी टीचर अगर पहली बात तो वर्ड मीनिंग लिखाते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई टीचर लिखाता भी है तो सीधे साधे कहता है भैया एक किताब खरीद लीजिए, इससे पढ़ लीजिए, याद कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ लगातार, कंटिन्यू। आई एम डिस्क्राइबिंग द वर्ड मीनिंग ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट विच इज रिटन बाय विलियम सी डगलस। मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ पहले चैप्टर के वर्ड मीनिंग को। कोई नहीं करता है डिस्क्राइब वगैरह, ये सब कोई नहीं करता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब बेस क्लियर होगा तो अपने आप जो ऊपरी चीज़ें हैं वो अपने आप आपको पता चल जाएगा, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी आप देखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर में जब आप पहले पढ़ते होंगे, हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझने में बहुत दिक्कत रही होगी। यूपी बोर्ड में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको मीनिंग समझने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, लंबा क्वेश्चन है, उसमें कई हार्ड वर्ड दिए हुए हैं, कोई कठिन वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, तो क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। लेकिन जब आप मेरे साथ होंगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं महसूस करनी होगी जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको क्वेश्चन का मीनिंग ना समझ में आए। बात समझ में आई? तो इसीलिए लिखा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप ना करिएगा। प्रोमिजिंग का मतलब होता है होपफुल। क्या होता है, होपफुल। चलिए, ओनियन मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, प्याज। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अच्छा, पल्स मतलब सभी लोग जानते होंगे, दाल। पल्स मतलब दाल। अच्छा, चीज मतलब सभी लोग जानते होंगे, चीज मतलब जानते हो ना, चीज मतलब होता है पनीर जो खाते हो, जब निमंत्रण पहुंचते हो तो एकदम से टूटते हो, जिस पे पहले किस पे टूटते हो, रसगुल्ला पर नहीं टूटते हो, सबसे पहले टूटते हो किस पर, पनीर पर।
और भैया पनीर खा ले पहले और रोटी खा ले तंदूरी। तो जिस पर तुम सबसे पहले कूदते हो वो है चीज़, और चीज़ का मतलब होता है पनीर। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। वेयर्स, वेयर्स मतलब होता है, वेयर्स मतलब होता है आर्टिकल, आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल मतलब होती हैं वस्तुएं। आर्टिकल मतलब क्या होता है? वस्तु। आर्टिकल मतलब क्या होता है? वस्तु। अगर यहाँ पर मैं एस लगा दूँ तो वही सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल वाला कहानी, सिंगुलर और प्लूरल वाली कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर लिखा होता वेयर तो आप इसको समझते कि वस्तु, और यहाँ पे वेयर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? वस्तुएं। तो आर्टिकल्स क्या हो जाएंगी? वस्तुएं। बात में अच्छा, डिलीजेंट, ये बहुत ही फेमस वर्ड है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। आपको हमेशा देखने को मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का सबसे बढ़िया वर्ड डिलीजेंट, जो कि हाँ बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। डिलीजेंट का सिनोनिम क्या होगा? तो उसका होता है हार्ड वर्कर। जो हार्ड वर्क होता है, हार्ड वर्क जो करता है उसे हम कहते हैं डिलीजेंट, यानी परिश्रमी। क्या बोलते हैं? परिश्रमी, डिलीजेंट, परिश्रमी, परिश्रमी। क्या बोलते हैं? परिश्रमी। एक मिनट इंक डाल देते हैं हम, हो सकता है आपको सही से ना दिख रहा हो तो इंक डाल लेते हैं। तो क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वर्ड मीनिंग याद रखना है ना, जिससे कि आप क्या कर सकें? ग्रोथ कर सकें इंग्लिश स्पीकिंग में। इंग्लिश का सबसे जो रूट वर्ड होता है, जो रूट होता है, जड़ होता है इंग्लिश का, वो क्या होता है? वर्ड मीनिंग होता है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का जो रूट होती है क्या होती है? वो होती है वर्ड मीनिंग। ठीक है, डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है परिश्रमी। अच्छा, एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब ये आपके अंदर, कहते हैं विराट कोहली के अंदर बहुत एग्रेशन है। क्या है? विराट कोहली बहुत अंदर क्या है? एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब कुछ लोग क्या समझ लेते हैं कि गुस्सा है। जी नहीं, गुस्सा नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा उत्साही होना, उत्साह, किसी चीज़ के लिए उत्साह होना, वो क्या कहलाता है? एग्रेशन कहलाता है, एग्रेसिव कहलाता है। वो जैसे आप कोई सिचुएशन में है तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। जब आप एग्रेशन करते हैं, उत्साह करते हैं, तो वो एग्रेशन हो जाएगा। एग्रेशन नाउन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि एग्रेसिव का मतलब होता है आप उत्साह होना, अपने अंदर उत्साह होना, इज कॉल्ड एग्रेसिव, है ना। उत्साह उसे कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसका सिनोनिम होता है फोर्सफुल और पुशिंग। क्या? पुशिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं वेंडर। वेंडर मतलब होता है सेलर। सेलर मतलब समझते हैं ना? अरे सेलर मतलब समझते हो भैया? सेलर मतलब विक्रेता। वो जो लड़की थी उसी के लिए यूज किया गया है। जो लड़की बास्केट बेच रही थी, जो लड़के बास्केट बेच रहे थे, फैंस बेच रहे थे, किसको बेच रहे थे? रेलवे स्टेशन पर बेच रहे थे। तो किसको बेच रहे थे? उस अमेरिकन नागरिक को। कौन अमेरिकन नागरिक था? कौन? विलियम सी डगलस। तो वेंडर मतलब क्या? विक्रेता। वेंडर मतलब क्या? विक्रेता। अच्छा, अर्नेस्ट मतलब होता है सीरियस, गंभीर होना। सीरियस मतलब क्या? गंभीर होना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप सीरियस, है ना, गंभीर। मैंने जब फर्स्ट डे क्लास लिया था तो मैंने शायद ये वर्ड यूज किया था, शायद रिंग एनी हर्ट, किसी भी का मतलब किसी का भी, मतलब आप मतलब किसी का भी दिल जीत लें, उसे हम कहते हैं रिंग एनी हर्ट। रिंग एनी हर्ट, किसी का भी दिल क्या कर ले? जीत ले। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो नहीं करती प्यार, या वो नहीं करता प्यार, तो क्या किया आपने? धीरे धीरे उसका दिल जीत लिया। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिंग एनी हर्ट। हमको लगता है शायद ये मीनिंग आपको अच्छे से याद हो जाएगी, शायद ये मीनिंग आपको बहुत अच्छे से याद होगी। ये 100% दावा है मेरा। तो किसी का भी दिल जीत लेना क्या कहलाता है? रिंग एनी हर्ट कहलाता है, जो कि एक आपका क्या है? ये ईडियम एंड फ्रेजेस है। आगे देखते हैं,
इम्प्लोरिंगली। इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है आप विनम्र तरीके से, विनम्र तरीके से, बहुत ही एकदम वो बन जाना, बहुत ही विनम्र बन जाना, बहुत ही नम्र बन जाना कि अरे नहीं नहीं लीजिए प्लीज़ प्लीज़ सर, ऐसे करके सर प्लीज़ सर। जैसे वो लड़की थी उसी के लिए यूज किया गया है कि वो लड़की बहुत ही दीन दुखीन की तरह उसके सामने खड़ी हुई थी, किसके सामने, विलियम सी डगलस के सामने, और बोल रही थी कि मेरे जो बास्केट्स हैं उनको खरीद लीजिए सर, प्लीज़ खरीद लीजिए सर, प्लीज़ खरीद लीजिए। तो उसी के लिए यूज किया गया है इम्प्लोरिंगली। इम्प्लोरिंगली, इम्प्लोरिंगली का मतलब होता है विनम्र तरीके से या विनम्रता से। क्या बोलते हैं? विनम्रता से। ठीक है, तो अभी ये वर्ड्स आपने देखे, और वर्ड्स दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, और वर्ड्स हैं। आज वर्ड्स मीनिंग खत्म कर देंगे पूरे तरीके से, और कल से क्वेश्चंस एंड आंसर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर से पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, शायद आपको याद भी हो और नहीं भी हो सकता है, याद भी हो और नहीं भी। मैंने कहा था कि जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, अगल भी था बास्केट, सबके पास बुक्स तो है ना, सबके पास किताब तो है ना इंग्लिश की, अगर नहीं है तो खरीद लीजिए कृपया करके। ठीक है, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे। दिस इज माई इम्प्लोरिंगली, दिस इज माई इम्प्लोरिंगली रिक्वेस्ट, ये मेरे विनम्रता रूप से रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये कह रहा हूँ कि आप इंग्लिश की बुक जरूर खरीदिए, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और उसको रीडिंग करते रहिए। जैसे जो चैप्टर चल रहा है उसको रीडिंग करते रहिए। रीडिंग में जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है, पहली बात तो आपके पास मोबाइल उपलब्ध है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप उससे देख सकते हैं। अगर नहीं देखना चाहते हैं या किसी कारणवश आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो आप इस सेशन में, इस वीडियो में नीचे कमेंट करें। क्या करें? नीचे कमेंट करें। जैसे ही कमेंट करेंगे आप, मैं वहाँ पर देखूंगा जाके, और आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। कोई भी डाउट हो, जहाँ पर भी ना समझ में आए, तो अगला वीडियो जब भी बनाऊंगा क्या करूँगा, आपको वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा उस टॉपिक को। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं समझ में आया कि ट्रैक मीन्स क्या होता है, तो मैं अगली वीडियो में, जैसे इस वीडियो में आपने नीचे कमेंट किया कि ट्रैक मीन्स तो सर मुझे नहीं समझ में आया, कैसे याद रखें, तो मैं जब भी अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपकी कमेंट देख लूँगा पहले तो, और फिर बाद में आपको बताऊंगा बेटा ये आपका डाउट है, और मैं ये बता रहा हूँ कि इनका ये डाउट आया है, ट्रैक मीन्स ऐसे 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 ऐसे, एक फॉर एग्जाम्पल है ना, ट्रैक मीन्स जर्नी होता है बेटा, ये होता है वो होता है, मतलब ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। इसलिए आप कमेंट करें, जहाँ ना समझ में आए नीचे कमेंट करें कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। अब इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, अगर मेहनत कर रहा हूँ मैं तो इतना तो कह ही सकता हूँ कि आप लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आप और आपके दोस्त दोनों लोग देखें, दोनों लोग जम के पढ़ाई करें। और ये भावना बिल्कुल ना रखें मन में कि मैं पढ़ रहा हूँ। कंपटीशन की भावना अच्छी है पर जलन की भावना अच्छी नहीं है। कंपटीशन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं उनसे ज़्यादा पढूं, उनसे ज़्यादा मन लगा के पढूं, उनसे 2 गुना ज़्यादा करके करूं, 10 गुना ज़्यादा नंबर लेकर आऊँ। ये बहुत सही है, बहुत, दिस इज़ वेरी नाइस। बट अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इनको कुछ बता दूंगा, इस वजह से मेरा नॉलेज घट जाएगा या उसको ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, तो ये आपके एक जलन की भावना है। तो इसको अंदर रखेंगे तो आप खुद डूब जाएंगे। दूसरों को डुबोने के चक्कर में आदमी खुद डूब जाता है। ये कहावत बहुत पुरानी है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए मैं कुछ और मीनिंग्स दिखा देता हूँ आपको। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, स्टार्वेशन, on the age of starvation, graciousness, decency, passion,
तो इस चैप्टर की यही इतनी वर्ड्स मीनिंग थी जो कि आज ख़त्म हो रही हैं। तो ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन मतलब होता है एट द एज ऑफ हंग्री, भूखमरी के कगार पर, भूखमरी के कगार पर। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी के कगार पर। ग्रेसियसनेस ये किसके लिए यूज किया गया? ये रेफ्यूजीज के लिए यूज किया गया, शरणार्थियों के लिए यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास खाने पीने की सुविधा नहीं थी, तो इस वजह से उनके लिए यूज किया गया है ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन। भूखमरी के कगार पे थे। कौन से लोग थे भूखमरी के कगार पे? तो वो शरणार्थी थे, रेफ्यूजीज थे। ठीक है। ग्रेसियसनेस, ग्रेसियसनेस का मतलब होता है गुड बिहेवियर। क्या कह सकते हैं आप? गुड बिहेवियर, जिसे आप डिसेंसी भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम है। एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। और पैशन, पैशन का मतलब आप लिख सकते हैं इंथुसिज्म, इंथुसिज्म है ना। इंथुसिज्म का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो, जैसे कि अभी लिखा हुआ था। एग्रेसिव भी इसका सिनोनिम हो सकता है, पुशिंग भी इसका सिनोनिम हो सकता है, और फोर्सफुल भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो 4 सिनोनिम मैंने बता दिया आपको। स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब होता है बैड कंडीशन। बैड कंडीशन मतलब क्या? कंडीशन मतलब बुरी हालत। बैड कंडीशन मतलब बुरी हालत। बुरी हालत में रहे। कौन बुरी हालत में था? वो शरणार्थी। ये सब शरणार्थी के लिए यूज किया गया है। स्क्वेलर, ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, ग्रेसियसनेस, डिसेंसी। डिसेंसी किसके लिए यूज किया गया है? ये लड़की के लिए यूज किया गया है, जिसे हम शालीनता कहते हैं। इसकी अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो होती है शालीनता। क्या होती है? शालीनता होती है। ठीक है। और पैशन हो गया, स्क्वेलर हो गया। ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब होता है शॉर्ट व्यू, एक हल्का सा दृश्य, शॉर्ट व्यू। ग्लिम्स मतलब होता है हल्का सा दृश्य, एक हल्का सा दृश्य मतलब शॉर्ट व्यू। ठीक है। जैसे आप बर्ड्स आई व्यू, यानी कि एक ऊपरी छछला सा देखना, तो वो कहलाता है ग्लिम्स, यानी कि शॉर्ट व्यू। बात समझ में आई? शॉर्ट व्यू, शॉर्ट व्यू, ग्लिम्स का मतलब शॉर्ट व्यू। तो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया। पूरी तरीके से वर्ड मीनिंग्स खत्म हो चुकी हैं इस चैप्टर की। जो भी आपको नहीं आती हैं आप कमेंट करिएगा नीचे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। और आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं, या फिर कुछ करना चाहेंगे? और क्या और कुछ करना चाहेंगे, या क्वेश्चन आंसर, एक क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द राइटर गोइंग? राइटर कहाँ जा रहा था? आपको पता होगा कहाँ जा रहा था। मैंने पहले ही दिन बताया था जब कहानी बता रहे थे कि राइटर वॉज गोइंग दिल्ली टू बरेली बाय कार, एंड आफ्टर दैट ही वांटेड टू गो बाय ट्रेन टू रानीखेत। बात समझ गई? वहाँ जा रहा था, दिल्ली से बरेली जा रहा था। कहाँ? ट्रेन से जा रहा था। उसके बाद दिल्ली से बरेली कहाँ जा रहा था? ट्रेन से जा रहा था। और उसके बाद कहाँ जा रहा था? वो कहाँ जाना था उसको? उसको जाना था रानीखेत बाय कार। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन? राइटर ने, चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि अभी इसका मैंने वो नहीं पढ़ाया है, रीडिंग नहीं करवाया है, तो इस वजह से शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए। ये इसका मीनिंग ये है कि ये कह रहा है कि ऑथर जो है क्या कर रहा था? फील ऑफ द पल्स, यानी कि नब्ज जानने के लिए, नेशन की नब्ज जानने के लिए ऑथर क्या कर रहा था? तो उसका आंसर यही है कि ऑथर जो है क्या कर रहा था? ऑथर हर एक स्टेशन पर उतरता था और लोगों से इंटरेक्ट करता था। इंटरेक्ट करने के बाद वो जो भी न्यूज़पेपर के मेजर टॉपिक होते थे उन पर क्या करता था? डिस्कस करता था, चर्चा करता था। तो ये ऑथर की बात हुई। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जब रीडिंग करेंगे, तब जब रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की आप रीडिंग करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन एंड आंसर, तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तब आपको रटना नहीं होगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर क्या करते हैं लोग? रटते हैं। 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चन आंसर रटते थे हाई स्कूल में, वैसे इंटर में भी रटोगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। मेरे साथ पढ़िए तो रटना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखेंगे और सीधा सीधा मुँह ज़बानी आंसर देंगे बिना रटे हुए। बस एक बार समझ लीजिए, बस ये मेरा दावा है आपसे। तो एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद रटने तो बिल्कुल कोशिश न करिए। फिर आप अगर कुछ रटना है तो वर्ड मीनिंग रटिए बस।
अगर आपको कुछ रटने की बहुत ज़्यादा आदत है तो रटना है तो वर्ड मीनिंग रटिए। ये मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अगर कुछ रटना है तो वर्ड मीनिंग रटिए, बट क्वेश्चन आंसर रटे नहीं जाते, उनको समझा जाता है। ठीक, कब तक रटेंगे आप? 10 बार रटेंगे फिर भूल जाएंगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर की प्रकृति होती है, नेचर होता है क्वेश्चन आंसर का। आपको क्या करना है, सीधे से सीधे भैया वर्ड मीनिंग याद करना है। वर्ड मीनिंग याद करने के अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा सा कहानी आपको याद होना चाहिए, उस चैप्टर की पूरी कहानी याद होनी चाहिए। जब मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा, ट्रांसलेशन वाला चैप्टर जब कंप्लीट करूंगा तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा आप लिख देंगे एकदम डिट्टो डिट्टो एज अ बुक, जैसे जैसे कि बुक में लिखा हुआ, एज अ बुक, जैसे कि बुक में लिखा हुआ, जैसे कि बुक में लिखा हुआ। बात समझ में आई? तो अब हम लोग चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।